हेलो दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 19 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। ठीक है। पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस को अटेंड किया। इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, सी सेट, इस तरह बहुत सारे सेशंस आपने अटेंड किए होंगे। ठीक है ना। तो जो भी लोग कहीं ना कहीं 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं या इन जनरल भी आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है तो आप डेफिनेटली इन सीरीज को वॉच कर सकते हो। ठीक है। पवन सर भी सेशन लेंगे आज। ठीक है। तो जो भी टाइम होगा वो आपका टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को फॉलो करते रहिए फॉर एनी सच अपडेट्स। ठीक है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे प्लान है। आगे चलते हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन बाय डब्ल्यूएमओ ऑन क्लाइमेट चेंज। सर डब्ल्यूएमओ क्या है? दिस इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल में बात करेंगे ना तो पहले क्या होता था। पहले अगर आप नोटिस करो तो डब्ल्यूएमओ क्या है, एक यूनाइटेड नेशंस की क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आपको पढ़ाया था तब स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब जो यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये दरअसल में डब्ल्यूएमओ की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1950s में, मतलब 1951 के राउंड इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं डब्ल्यूएमओ के बारे में जो हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखी हैं काफी बार। अभी क्या हुआ है, डब्ल्यूएमओ के द्वारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताई गई है। वो क्या है कि हमारा जो क्लाइमेट थ्रेशोल्ड है ना वो ब्रीच होने वाला है अगले आने वाले 5 साल के अंदर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो बहुत ही सिंपल सा है। आप जानते होंगे कहीं ना कहीं हमने पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह हमने देखा। अलग अलग हमारे कोशिश है कि हम कोलैबोरेशन के थ्रू हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको बढ़ने से रोकें। ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बात नोटिस करी थी पहले कि अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस तक इसको रोक पाएंगे, ठीक है ना, तब कोई ज्यादा डेंजरस इंपैक्ट होंगे नहीं। पर बाद में हमने नोटिस किया कि नहीं, अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तब दुनिया पे बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा। ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे ना, ये हम कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर डब्ल्यूएमओ का क्या मानना है कि जो हमारे ये थ्रेश होल्ड है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हम थ्रेश होल्ड की बात कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में ब्रीच होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। ये बात काफी चिंताजनक अब हमारे लिए हो जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि 2023 से 27 जो टाइम है, ये वार्मेस्ट 5 ईयर पीरियड होगा, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल माना है। पहला है ग्रीन हाउस गैसेज और दूसरा है एल नीनो। थोड़ा मैं आपको इनके बारे में समझा देता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज की, तो यहाँ पर तो आप नोटिस कर ही रहे हो कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से, उससे टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। जो ह्यूमन एक्टिविटी से इतना ज़्यादा हम एमिशंस इंक्रीज हो रहे हैं, वो बात तो है ही है। पर इसके साथ एक दूसरा फैक्टर और भी है। वो दूसरा फैक्टर क्या है? एल नीनो। ज्योग्राफी के अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। ठीक है ना। अब जब भी आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ला नीना जानते हो, जैसे इंडिया के लिए ला नीना क्या होता है, मतलब बारिश अच्छी होती है उस टाइम के ऊपर, काफ़ी अच्छे, मतलब स्ट्रॉन्गर हो जाती है बारिश। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं एल नीनो की, यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में भी सूखे का खतरा बढ़ जाता है, ड्रॉट वगैरह हो सकता है। ठीक है ना। तो एल नीनो जो ऐसा एक फिनोमेना है जहां पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे ग्लोब के ऊपर देखने को मिल जाती है। अब पिछले कई साल ना हमने ला नीना की सिचुएशन देखी। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, दुनिया में जो क्लाइमेट वार्मिंग वार्मिंग थी उसका, मतलब उसको हमने कम कर दिया, मतलब कम हमने नहीं किया, बट ला नीना की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज उतना हमें नहीं दिखता। पर जैसे जैसे हम अल नीना देखेंगे अभी इस साल, ठीक है ना, एल नीनो देखेंगे, उससे क्या होगा, उससे खतरा दुनिया के ऊपर क्लाइमेट चेंज का थोड़ा और बढ़ गया है। ये यहाँ पर बात करी गई है। गेटिंग द पॉइंट। तो जो हमारे क्लाइमेट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे उनको हम नहीं वर्क कर पाएंगे, ऐसा डब्ल्यूएमओ का मानना है। तो काफी जो, अगर आप पिछले 8 साल का भी देखो तो 2015 से 2022 दुनिया के 8 सबसे हॉटेस्ट ईयर रहे हैं। अब इस टाइम के ऊपर भी 2022 का ग्लोबल मीन टेम्परेचर 1.15 डिग्री सेल्सियस है, अबव द 1850 100 1900 एवरेज। अब ये जो टेम्परेचर होगा ये 1.5 डिग्री को भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना। तो इसके पीछे का कारण क्या माना गया है? एल नीनो ही एक मेजर कारण माना गया है। आप देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा एल नीनो का मतलब क्या होता है।
जो आपका सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है वहां पर वार्मिंग होना सरफेस टेम्परेचर की, एंड उसका दुनिया भर में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ जगह पे बारिश ज्यादा भी होती है, पर ज्यादातर जैसे इंडिया हो गया इस तरह से वहां पर बारिश में कमी देखने को मिल जाती है। ये हर 2 से 7 साल में अपीयर करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू एल नीनो, जो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। एक बात नोटिस करना, जो एल नीनो का जो ग्लोबल टेम्परेचर के ऊपर इम्पैक्ट है वो उसी टाइम नहीं दिखता, नहीं, वो उसके अगले साल दिखता है जब वो डेवलप होता है। मान लो एल नीनो इस साल डेवलप हुआ ना, तो अगले साल ग्लोबल टेम्परेचर हमें हाई दिखेंगे। तो इसलिए हम जो साइकिल देख रहे हैं वो 2024 का यहाँ पे देख रहे हैं कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमने कहीं ना कहीं प्लेज लिए थे उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। गेटिंग द पॉइंट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट डिस्कस करें, दैट इज लाइबॉर। अब आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि आप ट्रांजिशन कर जाइए लाइबॉर से बाय जुलाई। अब समझते हैं इस बात को कि बात क्या हो रही है। देखो, पहली बात तो जानते हो आप सभी लोग, आप लोग पढ़ते हो ना, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। कॉल मनी क्या होता है? बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर 1 डे। नोटिस मनी क्या होता है? 2 से 14 दिनों के लिए। और टर्म मनी होता है जनरली हम जो बात करते हैं 14 दिन से ज्यादा टाइम के लिए, है कि नहीं? तो जब हम बात करते हैं ना, देखो लाइबॉर की, लाइबॉर का मतलब क्या होता है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पर बात क्या हो रही है जब हम बात करते हैं लाइबॉर की। ये क्या होता है? एक तरह का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है। कहने का मीनिंग क्या? देखो, बड़े बड़े आपको मेजर ग्लोबल बैंक्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। ये एक दूसरे को भी तो लेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो वो किस रेट के ऊपर कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, उसके लिए एक तरह का हमने पास पास क्या है, एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जिसको हमने क्या बोल दिया? लाइबॉर। देख रहे हो ना वर्ड इंटरबैंक? इंटरबैंक यहाँ पे आपस में लेंड किया जा रहा है, बैंक्स के द्वारा आपस में एक दूसरे को ऑफर किया जा रहा है, उसके लिए बोलते हैं लाइबॉर। तो एक तरह का ये बेंचमार्क सेट हो जाता है। ठीक है सर, लाइबॉर का मीनिंग तो समझ आ गया। ये क्या होता है? एक तरह से जो यूके के बैंक्स है, लीडिंग यूके बैंक्स हैं, उसकी एवरेज होती है कि किस तरह से वो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट उनके क्या है, तो उस बेसिस पे लाइबॉर सेट हो जाता है। पर ये जो लाइबर वाली चीज है ना, इसके अंदर काफी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इतना सारा मैंने आपके लिए दे दिया है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट था लाइबर का मीनिंग समझना, जो हमने देखा कि कैसे अलग अलग लैंडिंग पर्पसेस के लिए ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की तरह काम करता है। देखने को आप देख सकते हो कि इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, और इसका वाटरफॉल मेथोडोलॉजी एक तरीका होता है। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि बहुत टेक्निकल टॉपिक फिर हो जाएगा। साथ में आपके फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स हो गया, अदर तरह के डेरिवेटिव्स हो गया, उसके लिए भी इसको बेंचमार्क की तरह सेट किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक बेंचमार्क रेट है। अभी 5 करेंसीज हो गया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और स्विस फ्रांक। इसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे लाइबॉर को देखा जाता है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, मतलब दिक्कत क्या है इसके रिगार्डिंग कि इसके ट्रांजिशन किया जा रहा है इससे। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, 2012 ऑनवर्ड्स काफी सारे स्कैंडल्स हुए, साथ ही साथ 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ। कहने का मतलब क्या है, आप नोटिस करो, लाइबॉर क्या है? एक तरह से नंबर ही तो है। ठीक है ना, कि किस रेट के ऊपर कहीं ना कहीं जो ग्लोबल बैंक्स है उसको ऑफर कर रहे हैं, एक बेंचमार्क रेट ही तो है। तो क्या इस रेट को मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता? क्या इसके साथ छेड़खानी नहीं करी जा सकती? बिल्कुल करी जा सकती है। अब हुआ क्या ना, लाइबॉर की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो विश्वसनीयता थी लाइबॉर के रिगार्डिंग, वो काफी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो बड़े बड़े बैंक्स है ना, वो आपस में एक तरह का कार्टेल बना के या फिर आपस में कुछ और तरीके करके इस पर्टिकुलर लाइबॉर रेट को एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए। तो ये सारे इश्यूज हैं लाइबॉर के रिगार्डिंग। अब इसी इश्यूज को ठीक करने के लिए क्या है, हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोचे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है SOFR, ये आप ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ लेता है कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। इसको हम प्रेफर कर रहे हैं, यूएस के फेड ने इसको बोला है कि इसको एज आर ऑल्टरनेट यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, इंडिया में भी आप नोटिस करो, हम भी SOFR भी, एंड साथ ही साथ MMIFOR, दैट इज मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, इसको यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, जो कहीं ना कहीं लाइबॉर के इश्यूज थे वो यहाँ पर कुछ हद तक हमें सॉल्व होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे यूज किया जा रहा है। सिमिलरली आपने कभी सोनिया सुना होगा, SONIA, ठीक है, EONIA। ये अगर आपसे पूछना है ये टर्म्स कहाँ पर किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पे ये रिलेट करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग लाइबॉर। तो SOFR जो है वो ज्यादा बेटर माना गया है, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आई नो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, पर देखो यूपीएससी का एक आप पैटर्न समझना, जितना ज्यादा टेक्निकल टॉपिक होता रहता है ना, वहां से जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उतना ही बेसिक पूछता है।
ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा बेसिक आइडिया भी इसके बारे में क्लियर हो गया ना, तो दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज गेको मिजोरामनिस। देखो समझते हैं इसको। जब हम बात करते हैं गेको की, तो आप जानते होंगे ये क्या है, एक तरह की छिपकली है, ठीक है ना। और कहाँ से देखी गई है सर, ये मिजोरम से देखी गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका नाम क्या रख दिया हमने, गेको मिजोराम मेनिस, मिजोरम मेंसिस सॉरी। ठीक है, तो ये गेको तो समझ गए, और मिजोरम से नाम आया वो भी हम समझ गए। तो एक नई स्पीशीज हमने फ्लाइंग गेको की यहाँ पे डिस्कवर करी है। तो ध्यान में रखना, इसका ना नाम ये एक तरह से क्या है, ये जो फ्लाइंग गेकोज होती हैं उसको नाम से भी जाना जाता है, या ग्लाइडिंग गेकोज। पर ये मत सोच लेना कि ये उड़ती हैं, नहीं, ये दरअसल में उड़ती नहीं है। इनका होता है क्या, ये ग्लाइड करती हैं। एक तरह से ग्लाइड करने का मतलब कि आप ना बिना किसी ज्यादा एफर्ट के अगर आप कहीं ना कहीं आप फिसलते हो या आप सरकते रहते हो, तो ऐसा लगता है कि आप फ्लाई कर रहे हो, पर ये फ्लाई नहीं, ऐसा नहीं कि उड़ती हैं ये, नहीं। पर इनको बोलते फ्लाइंग गेकोस हैं, क्योंकि इस तरह से ये मूवमेंट इनकी इस तरह से होती है कि लगता है कि ये फ्लाई कर रही हैं। साथ में ही इनका नोटिस करोगे, इनके जो स्किन फ्लैप्स होते हैं इनकी बॉडी के अक्रॉस, इनकी टेल इनको ग्लाइड करने में हेल्प करती है, तो वहां से इनका नाम पड़ गया है फ्लाइंग गेकोस, ग्लाइडिंग गेकोस या पैराशूट गेकोस। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आर्बोरियल होते हैं, बेसिकली ये ट्रीज के ऊपर रहती हैं और एक ट्री से दूसरे ट्री की तरफ जाती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। साथ में ही आप नोटिस करोगे कि अपने जो प्रेडेटर्स होते हैं इनको खा ना पाए, उसके उसको खाने से बचने के लिए ये अलग अलग तरीके अपनाती रहती हैं। नॉकटर्नल होती हैं, रात के टाइम ये ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इनकी टोटल 13 स्पीशीज हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें देखने को मिलती हैं, और ज़्यादातर क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, मिजोरम के अंदर भी देखने को मिली, जैसा अभी हमने देखा अभी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा भी और सारी स्पीशीज भी इनकी फाउंड की गई हैं। एक स्पीशीज और है, जैसे जिसका नाम क्या है, स्मूथ बैक्ड ग्लाइडिंग गेको, उसको भी हमने मिजोरम में ही देखा था। तो गेको का नाम आपको ध्यान में रखना है, गेको मिजोरम मेंसिस, इसका नाम आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो यहाँ पर एमी पोप को यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल इसका बनाया गया है, IOM का। तो थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो इसको बनाया गया था 1951 के अंदर। आप जानते हो ना, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, बहुत सारा हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला वेस्टर्न यूरोप के अंदर, ठीक है ना। तो उसके कहीं ना कहीं उससे कैसे डील करना है ये माइग्रेशन को, ये जो एक तरह का फोर्स्ड माइग्रेशन होता है, या इस तरह के जो इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, माइग्रेशन को कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, माइग्रेशन को कैसे हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सभी अलग अलग वर्क्स के रिगार्डिंग इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। तो ध्यान में रखना, ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस फील्ड में काम करती है, और बहुत सारी गवर्नमेंट्स, एनजीओस और इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये वर्क करती है। इसको यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली के अंदर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था 1992 के अंदर, और यहाँ पर कॉपरेशन एग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन हुआ था। ध्यान में रखिएगा, इंडिया भी यहाँ पर इसका मेंबर है IOM का, और काम वही है कि माइग्रेशन को इस तरह से अगर हम प्रमोट करें ना, तो सबके बेनिफिट के लिए हो। ये जो फोर्स्ड माइग्रेशन जैसी चीजें हैं इनको हम थोड़ा मैनेज कर पाएं, एंड साथ ही साथ माइग्रेट को कैसे फैसिलिटेट करना है, कैसे रेगुलेट करना है, और डेवलपमेंट के लिए उसको कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारे काम हमें IOM के देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर ASI क्या है, ASI स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब ये जो पर्सन है, जयंत नार्लिकर, इनको दिया गया है पहली बार, क्या दिया गया है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। अब ध्यान में क्या रखना है कि देखो नाम में ही क्या है, वर्ड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज दी जाती है एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। मैं थोड़ा पहले ना आपको गोविंद स्वरूप जी के बारे में बता देता हूँ। उनकी अभी 2020 में डेथ हुई थी, ठीक है। उनको फादर बोला जाता है इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी का। साथ में इन्होंने देखो ऊटी रेडियो टेलीस्कोप हो गया, जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप हो गया। तो कहने का पॉइंट ये है कि एस्ट्रोनॉमी की फील्ड के अंदर ना इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है गोविंद स्वरूप जी का। साथ में ही ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के। अब इन्होंने इतना काम किया, अब 2022 में इनकी डेथ हुई है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इसकी इनकी मतलब अवार्ड इनके नाम के ऊपर हमने स्टैब्लिश कर दिया, ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो इस बार किसको मिला है, जयंत नार्लेकर जी को। अब जयंत जी का क्या काम रहा है, देखो उनका भी ये काम इसी डायरेक्शन में रहा है, कॉस्मोलॉजी रिसर्च करी है उन्होंने, ठीक है ना। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल करिकुलम और रिसर्च काफी ज्यादा देखने को मिली है। साथ में ही ठीक है ना, तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर उन्होंने काम किया है। तो 2022 में इसको बनाया गया, ASI ने इंस्टीट्यूट किया इस पर्टिकुलर अवार्ड को, ताकि जो भी एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, उसके अंदर एक अच्छा काम करता है उनके लिए अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए।
तो यहाँ प्लेकार्ड हो गया, कैश प्राइज, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी जाती हैं। तो ध्यान में रखना, ईजी क्वेश्चन ही बनेगा यहाँ से कि ये किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमी से लिंक्ड है। कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक दिए गए थे। तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ें क्या दी गई थी कि पहली बात तो नॉर्दर्न राजस्थान के सेम लैटिट्यूड पे है, 80% ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, 12% ज़्यादा कहीं न कहीं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है इस स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ये रहा हमारा राजस्थान, ठीक है? हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस हैं हमारे, देखो एक तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, एक रहा आपका असम, एक रहा आपका हिमाचल और एक रहा आपका उत्तराखंड। ये 4 ऑप्शंस थे। देखो सामने अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है तो बट इतना तो आइडिया होगा कि हिमाचल प्रदेश तो सेम लैटिट्यूड के ऊपर नहीं लाई करता एज कम्पेयर टू राजस्थान। तो आपका हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है? बाकी थोड़ा फिर भी हो सकता है कि हाँ, उत्तराखंड थोड़ा मैच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश और असम तो डेफिनिटली कर ही रहे हैं। पर अब नोटिस करो दूसरी स्टेटमेंट, वहाँ पर क्या कहा गया है, 80% से भी ज़्यादा कहीं न कहीं जो फॉरेस्ट कवर है, व मतलब 80% जो एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट कवर है। अगर आप अपनी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स आती है ना, तो अगर आप उनको पढ़ते हो तो आप आराम से बता पाओगे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर उसका जो 80% से ज़्यादा एरिया है, ठीक है? मिज़ोरम ऑब्वियसली टॉप करता है बट अरुणाचल प्रदेश का भी 80% है, तो वहाँ से आपका आपका आंसर यहाँ पे डेफिनिटली मिल जाएगा कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी थर्ड स्टेटमेंट भी जो है, वो अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पे ठीक है। तो थोड़ा मैप और थोड़ा कुछ करंट अफेयर्स हो गया, अपने जो स्टैटिक पार्ट हो गया, उनसे आप कहीं न कहीं इस आंसर तक पहुँच सकते थे। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। अब आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, उनके बेसिस के ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। यहाँ कह रहा है यूपीएससी के अंदर मैक्सिमम 3 मेंबर हो सकते हैं, जहाँ पर एक चेयरमैन होता है। ये बात बिल्कुल फ़ॉल्स है। अगर आपको करंट कंपोज़िशन भी पता है ना यूपीएससी की, तो आप आराम से बता सकते हैं कि मेंबर्स यूपीएससी में आज भी इससे ज़्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल फ़ॉल्स है। दूसरा आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तीसरा एईपीएस, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्या इसको एनपीसीआई के द्वारा क्रिएट किया गया है? सर ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, हमने देखा था ना लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये फ्लोटिंग ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आपकी वेस्ट मैनेजमेंट की हो रही है, ठीक है? साथ ही साथ रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, ये प्रिंसिपल्स को हम कहीं न कहीं प्रमोट कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट को मतलब ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट आपका बन जाएगा फॉल्स। पाँचवाँ आईडेक्स, दैट इज़ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, तो इसका काम क्या है? डेवलपमेंट करे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिफेंस के अंदर, उसके अंदर आत्मनिर्भरता लेके आए। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसी तरह से यहाँ पर इन पाँचों क्वेश्चंस का आंसर भी मुझे आप ऐसे ही नीचे कमेंट्स में बताओगे, कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड में हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।